प्रिय छात्रों नमस्कार। पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि पर्यावरण का जो की संरचना है वो 4 मंडलों से मिलके हुई थी। पहला मंडल था अपना स्थल मंडल, दूसरा मंडल था जलमंडल, तीसरा मंडल था वायुमंडल और चौथा मंडल था आपका जैव मंडल। तो हम लोगों ने स्थल मंडल, जल मंडल और जैव मंडल का अध्ययन किया था और जैसा कि हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। वायुमंडल इंग्लिश में इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। क्या है वायुमंडल? तो वायुमंडल को यदि हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला सघन गैसों का आवरण, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु का आवरण, और वायु का जो निर्माण है वो गैसों से। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला सघन गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला सघन गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। शब्द आया सघन। देखो, 2 शब्द होते हैं, सघन और विरल। सघन और दूसरा शब्द होता है विरल। सघन का मतलब होता है जिस गैस के अणु पास पास हों ऐसी स्थिति को कहा जाता है सघन, और जिसके दूर दूर हों ऐसी स्थिति को कहा जाता है विरल। अब वायुमंडल जो है पृथ्वी पर किस बल के द्वारा स्थित है या स्थिर है, ये प्रश्न आता है कि पृथ्वी के पर वायुमंडल किस बल के द्वारा स्थिर है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल जुड़ा रहता है, यानी कि वायुमंडल पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा। अब जैसा कि हमने बताया था कि सघन गैसों का आवरण है वायुमंडल, तो पृथ्वी के धरातल के अगर हम निकट की बात करेंगे तो सघनता वायु की अधिक होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वायु विरलता में कन्वर्ट होती जाएगी। उस जो गैसें हैं उनके अणु दूर दूर होते जाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल के निकट वायु सघन होती है और ज्यों-ज्यों हम ऊपर चले जाते हैं वैसे ही विरल होती जाती है। अब जैसा कि हमने कहा कि सघन गैसों का आवरण है वायुमंडल,
तो इसमें पाई जाने वाली गैसों की मात्रा के बारे में भी कुछ प्रश्न आते हैं। तो देखेंगे कौन कौन सी मुख्य गैसें उपस्थित हैं वायुमंडल में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन, इसकी परसेंटेज है 78.8%। दूसरी गैस उपस्थित है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इसकी परसेंटेज है 20.95% या इसी को कहा जाता है 21%। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट गैस पूछी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.036%, कभी कभी पूरा दे देते हैं तो 0.036 है। इसके बाद हीलियम। हीलियम की जो मात्रा है, जो पृथ्वी के अगर धरातल के निकट की बात करें तो हीलियम की परसेंटेज है 0.005%। और हाइड्रोजन की मात्रा है 0.0005%। इन्हें थोड़ा ध्यान से रखेंगे, बहुत ज़्यादा प्रश्नों में पूछी जाती हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95 या 21% पूरा पूरा कभी कभी दे देते। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, हीलियम 0.0005%, हाइड्रोजन 0.00005%। अच्छा, अब कभी कभी पूछा जाता है कि वायुमंडल में, जब हमने आपको जलमंडल पढ़ाया था तो बताया था कि जलवाष्प वायुमंडल में मिश्रित रहती है। तो नम वायुमंडल में अगर हमें नमी महसूस हो रही है तो नम वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, इस तरह का प्रश्न आता है तो केवल 5% होती है। ठीक है, नम वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 5% होती है। अच्छा, अब बात करते हैं वायुमंडल के घनत्व की। पहले तो बात ये समझें कि घनत्व है क्या। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान में उसके आयतन का भाग देने पर जो राशि हमें प्राप्त होती है वो घनत्व कहलाती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। कभी कभी ये फॉर्मूला या सूत्र वगैरह पूछ देते हैं पर्यावरण में भी, और इसका जो यूनिट होगी वो होगी द्रव्यमान का किलोग्राम और आयतन का मीटर क्यूब। ठीक, तो वायुमंडल का जो घनत्व है, सबसे पहले तो ये बात समझें कि वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। ठीक, अब अगर हमसे पूछ दिया जाए कि वायुमंडल का सामान्य घनत्व कितना है, भाई ये तो हमें मालूम है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर धरातल से ऊपर बढ़ेंगे वायुमंडल का जो घनत्व है वो घटता जाएगा। लेकिन कभी कभी इसकी कॉमन वैल्यू पूछ देते हैं कि वायुमंडल का सामान्य घनत्व कितना होता है। तो वायुमंडल का सामान्य घनत्व 1.2 ग्राम प्रति, ध्यान रखना यहाँ किलोग्राम मात्रक दिया था, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। मात्रक को बहुत ध्यान रखना। 1.2 किलोग्राम
प्रति मीटर क्यूब। अगर इसे ग्राम ग्राम में बदल देंगे तो चेंज होगी वैल्यू, दशमलव वगैरह चेंज होंगे। तो वायुमंडल का जो सामान्य घनत्व है वो होगा 1.2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक, अच्छा, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायुमंडल की धरातल से, तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर में परिवर्तन के आधार पर हमने बताया था आपको वायुमंडल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, इस तरह से 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला भाग जो है, अच्छा, किस बेस पे वायुमंडल को बांटा गया है, किस आधार पर? तो ताप एवं दाब में परिवर्तन के आधार पर वायुमंडल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, पहला भाग बात करते हैं क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल। क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल, इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक, ट्रोपोस्फियर। सबसे पहली बात तो ये कि जब ये पहला मंडल है तो वायुमंडल को नीचे से ऊपर की ओर गिने तो ये पहली परत है, और ऊपर से यदि देखें तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, नीचे दबी हुई। तो हम कह सकते हैं कि यह वायुमंडल की निचली परत है। ठीक, वायुमंडल की निचली परत है। अच्छा, अब जब ये निचली परत है तो ये धरातल से संपर्क में है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मंडल है क्षोभ मंडल, ठीक, ये पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि मौसम संबंधी समस्त घटनाएं इसी में घटित होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस मंडल में मौसम संबंधी समस्त घटनाएं घटित होती हैं। ठीक, अब कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं कि वर्षा के लिए कौन सा मंडल उत्तरदायी है, या तूफान के लिए कौन सा मंडल उत्तरदायी है, या पूछ देते कि बादल किस मंडल में पाया जाता है। तो इस तरह का जो प्रश्न है उसका आंसर होता है क्षोभ मंडल। यानी कि हम कह सकते हैं कि मौसम में कौन कौन से मौसम सम्मिलित रहेंगे, जैसे वर्षा है, तूफान है, बादल हैं। और सबसे ज़्यादा बादल ही वाला प्रश्न पूछा जाता है कि बादल किस मंडल में पाए जाते हैं। तो बादल जो हैं क्षोभ मंडल में उपस्थित होते हैं। अब इस मंडल की यदि हम सीमा की बात करें, ऊंचाई की बात करें कि आखिर ये पृथ्वी तल से कितना ऊपर नीचे है, ठीक है, तो इस मंडल की 2 ऊंचाइयां याद रखनी पड़ेंगी। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो है वो 8 किलोमीटर है सीमा, ध्रुवों पर, ठीक है। और अगर विषुवत रेखा पर देखी जाए, विषुवत रेखा पर ध्यान रखेंगे, इसमें 2 ऊंचाइयां याद रखनी है कि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है
और विषुवत पर रेखा से 18 किलोमीटर है। ठीक है, ये इसकी सीमा है। और इस मंडल पर जो ताप गिरने की दर है उस पर भी बहुत अच्छा प्रश्न आता है। तो उसमें भी ताप में जो गिरावट की दर है, तो इस मंडल में तापमान गिरने की दर जो है, तापमान गिरने की दर ध्यान रखेंगे 165 मीटर की ऊंचाई पर, मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब अगर हम धरातल से 165 मीटर ऊपर उठते हैं तो लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में गिरावट आएगी। फिर कभी कभी प्रश्न पूछ देते कि 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर निकल जाएं तो क्या परिवर्तन आएगा। तो 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर निकल जाएं तो लगभग 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन आता है। 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन आता है। और इस दर को ताप पतन दर के नाम से जानते हैं। ताप पतन की जो ताप पतन दर है, मतलब ताप गिरने की जो दर है, उसको कहा जाता है ताप पतन दर। अच्छा, क्षोभ मंडल जो है पूरे वायुमंडल का लगभग 90% भाग का निर्माण करता है। कभी कभी पूछ देते हैं कि क्षोभ मंडल में वायुमंडल की कुल कितनी राशि सम्मिलित होती है। तो क्षोभ मंडल में वायुमंडल की लगभग 90% राशि जुड़ी हुई है। यानी कि सर्वाधिक खर्चा जो है क्षोभ मंडल के निर्माण में है। ठीक है, और धरातलीय जीव जितने भी हैं उनका संबंध भी किसी से है, क्षोभ मंडल से है, क्योंकि ये सबसे निचली परत है। अब एक सबसे विशेष बात, हमने इस मंडल के लिए एक शब्द यूज किया था, परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल क्यों ऐसा कहा था परिवर्तन मंडल? तो इस मंडल की जो ऊंचाई है वो सर्दी की अपेक्षा गर्मियों में अधिक हो जाती है, कुछ बढ़ जाती है। सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में इस मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम किसी गैस को गर्म करते हैं तो गैस के गर्म करने पर उनके अणुओं में विरलता आने लगती है, तो संभवतः कुछ ऊंचाई बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मीटरों में बढ़ जाए। ठीक है, और इस मंडल की जो सीमा है, ऊपरी सीमा, जिससे दूसरा मंडल जुड़ेगा जाके, उसको कहा जाता है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल है तो उससे याद रहेगा क्षोभ सीमा। और अगर इंग्लिश में शब्द आता है तो आता है ट्रोपोपाउस। ट्रोपोपाउस, PAUSE, ट्रोपोपाउस शब्द को याद रखना। ट्रोपोपाउस क्या है? तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है। या क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? तो क्षोभ सीमा या ट्रोपोपाउस। ठीक है, अब क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से दूसरा मंडल जो है वो जुड़ा हुआ है समताप मंडल। कौन सा मंडल है? समताप मंडल। ठीक, समताप मंडल। और इस मंडल को कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक, स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा, अब इसकी स्थिति क्या है समताप मंडल की? तो समताप मंडल जो है वायुमंडल में क्षोभ मंडल के तो ऊपर है लेकिन मध्य मंडल के नीचे है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जैसे क्षोभ मंडल
फिर है आपका समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है ताप मंडल। ठीक है। अब अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल से ऊपर है और मध्य मंडल के नीचे है, यानी कि इन दोनों के बीच में उपस्थित है। और इसकी ऊंचाई जो है समताप मंडल की विषुवत रेखा पर या से इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। अच्छा, इस मंडल की एक सबसे बड़ी खासियत कि इस मंडल में जो निचला हिस्सा है उसका जो तापमान है वो स्थिर रहता है। ठीक, और जब तापमान स्थिर रहता है तो यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि वायुयान की उड़ानें किस मंडल से संबंधित होती हैं। तो जब तापमान स्थिर रहेगा तो वहाँ पर मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होंगे। जब मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होंगे तो वहाँ पर आसानी से उड़ानें भरी जा सकती हैं। तो वायुयान वगैरह जो है इसी मंडल से संबंधित होते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे ऊंचाई पे हम बढ़ते जाते हैं इससे, तो ऊंचाई के साथ साथ इसका जो टेम्परेचर है वो तेज़ी के साथ बढ़ने लगता है, वृद्धि करने लगता है। और इस वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण है कि यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन परत जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ ओजोन गैस पाई जाती है। उसी गैस के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है फिर वो ऊंचाई के साथ एकदम वेरी करता है। और कहाँ तक ओजोन परत है, तो लगभग 35 से 50 किलोमीटर के बीच में ये ओजोन गैस उपस्थित है। ठीक है। इसी कारण इस समताप मंडल को ओजोन मंडल या ओजोनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण इस मंडल को ओजोन मंडल या ओजोनोस्फीयर कहते हैं। ओजोन मंडल या ओजोनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इस ओजोन गैस से हमें फ़ायदा क्या है, ये क्यों पाई जाती है? तो जो सौरिक विकिरण है हमारा, जो सूर्य के द्वारा आने वाला प्रकाश है या सूर्य का जो विकिरण है, जो किरणें हैं, उनमें जो परावैगनी किरणें हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें, तो जो परावैगनी किरणें हैं, इन किरणों से ये गैस हमारी सुरक्षा करती है, ये उसको सोख लेती है। अच्छा, अब ये सौरिक विकिरण की परावैगनी किरणों को जब सोख लेता है तो इसके दो फायदे। एक तो अगर ये परावैगनी किरणें पृथ्वी पर अधिक आ जाएंगी तो स्किन कैंसर यानी कि त्वचा कैंसर की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, त्वचा कैंसर सर्वाधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़, इसके अवशोषण से पृथ्वी अधिक गर्म होने से बचती है। पृथ्वी अधिक गर्म होने से बचती है। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट पृथ्वी पे आने लगें तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस मंडल की जो ऊपरी सीमा है, तो जैसे समताप मंडल है तो इसको कहा जाते हैं समताप सीमा, और इंग्लिश में शब्द आएगा स्ट्रेटोपाउस। ठीक है,
तो इस मंडल की ऊपरी सीमा समताप सीमा कहलाती है। समताप सीमा कहलाती है, ठीक है, और इसको स्ट्रेटोपाउस के नाम से जानते हैं, ठीक है, समताप सीमा कहते हैं। अब जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ के निचले हिस्से में टेम्परेचर जो है स्थिर रहता है, मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं, तो इस कारण मौसम संबंधी या ऋतु संबंधी परिवर्तन न होने के कारण इस मंडल में हवाई जहाज़ों या हवाई की उड़ानों को उत्तम समझा जाता है। जितनी भी उड़ानें हैं वो सब यहीं पे की जाती हैं। अब जब इसकी ऊपरी सीमा जो है वो समताप सीमा है, तो इसके ऊपर का मंडल जो है वो कहलाता है मध्य मंडल। मध्य मंडल, ठीक, मध्य मंडल यानी कि मीजोस्फीयर, मध्य मंडल, ठीक, मीजोस्फीयर, ठीक है। मध्य मंडल की बात करें तो यह मंडल जो है, हमने अभी आपको बताया कि ताप मंडल के तो नीचे है और किससे ऊपर होगा, समताप मंडल से ऊपर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समताप मंडल से ऊपर और ताप मंडल के नीचे। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, इसका रीज़न ये है, कभी कभी पूछ देते हैं कि मध्य मंडल किस मंडल के ऊपर है या किस मंडल के नीचे है, ठीक है, या किन मंडलों के बीच में है। तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो समताप मंडल से ऊपर है और ताप मंडल के नीचे है। अब इस मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो अभी हमने आपको समताप मंडल की ऊंचाई बताई थी कि 18 से 50 किलोमीटर है। तो मध्य मंडल की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई जो है वो हो जाएगी 50 से 80 किलोमीटर तक, 50 से 80 किलोमीटर तक, ठीक है। और इस मंडल में ऊंचाई पे जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो तापमंडल घटता जाता है, तापमंडल में कमी आती जाती है। और इसकी जो ऊपरी सीमा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ का टेम्परेचर पूछा जाता है बहुत ज़्यादा प्रश्न में, कि मध्य मंडल की ऊपरी सीमा का कितना टेम्परेचर निर्धारित किया जाता है, कितना तापमान निर्धारित किया जाता है। तो इस मंडल के ऊपरी सीमा का जो तापमान है वो -90 डिग्री सेंटीग्रेड निर्धारित किया जाता है। और इसकी जो ऊपरी सीमा है तो इसको मीजोस्फीयर कहते हैं, तो मेसोपाउस के नाम से जानते हैं इसकी ऊपरी सीमा को, मेसोपाउस, ठीक है। मीजोपाउस का है या मेसोपाउस का है, एक ही चीज़ है। अब इसकी ऊपरी सीमा मेसोपाउस है तो इससे फिर चौथा मंडल जुड़ा हुआ है जिसको हम तापमंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तापमंडल के नाम से, यानी कि थर्मोस्फीयर। अगला मंडल है तापमंडल या थर्मोस्फीयर। ठीक है, क्या है तापमंडल? अच्छा, अब हम इसमें ये कहेंगे कि ये मंडल किसके ऊपर है, तो ये मंडल जो है मध्य मंडल के ऊपर के भाग है। और इस भाग के हमने आपको कल भी बताया था 2 हिस्से होते हैं, एक निचला हिस्सा, एक ऊपरी हिस्सा, ठीक है, जिसमें हमने 2 भाग आपको बताए थे कि एक कहलाता आयन मंडल और उससे ऊपर का भाग कहलाता है वाह मंडल, ठीक है। तो इसको देखेंगे कि तापमंडल जो है मध्य मंडल के ऊपर है और इसमें जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इस मंडल में तापमान अधिक होने के बावजूद भी गर्मी महसूस नहीं होती है। इस मंडल का तापमान, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इस मंडल का तापमान अधिक होने के बावजूद
अधिक होने के बावजूद यहाँ गर्मी महसूस नहीं होती है, नहीं होती है, क्योंकि क्यों नहीं होती है महसूस गर्मी ऊपर जब बढ़ने पर? तो जैसे जैसे हमने आपको बताया था कि धरातल पर सघन गैसें हैं, ऊपर बढ़ते जाएंगे, विरलता होती जाएगी, तो यहाँ पर जो गैसें हैं वो बहुत अधिक विरल होती हैं, और जो गैसें विरल अधिक होती हैं उनके जो अणु हैं वो बहुत कम ऊष्मा रख पाते हैं, और जब कम ऊष्मा रख पाते हैं तो यहाँ गर्मी महसूस नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई के साथ गैसें विरल होती जाती हैं, विरल होती जाती हैं, जो कि कम ऊष्मा को रख पाती हैं। ठीक, और जब ऊष्मा कम रहेगी तो गर्मी कम महसूस होएगी। और इस मंडल के हमने जैसे बताया था कि दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है इस मंडल का आयन मंडल, और दूसरा भाग होता है वाह मंडल। ठीक है, पहला भाग कौन है? आयन मंडल। ठीक है, आयनोस्फीयर कहते हैं, IONOSPHER, आयनोस्फीयर। और दूसरा होता है वाह मंडल, एक्सोस्फीयर। ठीक है, दो मतलब इसके हिस्से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयन मंडल की। ठीक है, अब सबसे पहले हम आयन मंडल और वाह मंडल की सीमा को निर्धारित करें कि आखिर ताप मंडल में कितने हिस्से को आयन मंडल कहेंगे और कितने हिस्से को वाह मंडल कहेंगे। तो मध्य मंडल के जो ऊपर जैसे ही हम बढ़ेंगे 80 से, ताप जो मध्य मंडल है वो कितना था? 80 तक। तो 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी सीमा को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और इस मंडल में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस मंडल में विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। तो विद्युत आवेशित कण कहाँ पाए जाते हैं? आयन मंडल में। ठीक है, अब जब इस मंडल में विद्युत आवेशित कण हैं तो यहाँ पर विद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, जिनके कारण ब्रह्मांड किरणों यानी कि कॉस्मिक रेजों की उत्पत्ति होती है। तो कभी कभी पूछ देते हैं कि कॉस्मिक रेज यानी कि ब्रह्मांड किरणें, ब्रह्मांड किरणें कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक किरणें, कभी कभी प्रश्न आता है कॉस्मिक किरणों की उत्पत्ति किस मंडल में होती है? तो कॉस्मिक किरणों की जो उत्पत्ति है वो आयन मंडल में होती है। ठीक है, और रेडियो तरंगें जो हैं जिनसे हम दूर संचार का संचार करते हैं, तो रेडियो तरंगें जो हैं वो इसी मंडल से परिवर्तित होके संचार को संभव बनाती हैं। जो दूर संचार होता है वो इसी मंडल से संबंधित है। तो कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि दूर संचार का संबंध किस मंडल से है? तो आयन मंडल से है। यानी कि हम कह सकते हैं रेडियो तरंगें इसी मंडल से परिवर्तित होकर वापस होती हैं या संचार करती हैं, परिवर्तित होकर संचार करती हैं।
ठीक है। रेडियो तरंगें किस मंडल से संबंधित हैं? तो आयन मंडल से। अच्छा, एक बात आती है दिमाग में कि यदि आयन मंडल ना होता तो क्या होता? अगर आयन मंडल ना होता तो क्या होता? तो ये जो रेडियो तरंगें हैं ये असीमित ऊंचाई तक चली जाती। क्यों? इन्हें रोकने वाला कोई मंडल नहीं था। क्यों? यहाँ पर विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इनसे ये टकरा के परावर्तित होके संचार करती हैं। और जब ये होता नहीं तो ये किरणें जो हैं बहुत ऊंचाई तक चली जाती और संचार नहीं हो पाता। दूर संचार जो रेडियो फ़ोन वगैरह हैं इनका संचार नहीं हो पाता। अच्छा, कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि आपके तापमंडल का निचला हिस्सा क्या कहलाता है? तो तापमंडल का निचला हिस्सा क्या कहलाता है? आयन मंडल, यानी कि आयनोस्फीयर। और दूसरा हिस्सा इसका होता है बाह्यमंडल। बाह्यमंडल क्या है? बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर। तो बाह्यमंडल जो है, जब हम आयन मंडल में 80 से 640 किलोमीटर तक ऊपर पहुंच गए तो बाह्यमंडल जो है ये 640 किलोमीटर से ऊपर का हिस्सा है जो जाके किसमें? आपके अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। किस में विलीन हो जाता है? अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। यानी कि बाह्यमंडल जो है कहाँ पे विलीन हो जाता? जाके अंतरिक्ष में। और उसी को हम कहते हैं एक्सोस्फीयर या बाह्यमंडल। ठीक है। तो ये प्रश्न याद रखेंगे केवल कि आयन मंडल निचला हिस्सा है और बाह्यमंडल ऊपरी हिस्सा है। कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि वायुमंडल का कौन सा भाग या कौन सा मंडल अंतरिक्ष में विलीन होता है? तो बाह्यमंडल। ठीक है। तापमंडल कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो अंदर से प्रश्न जब दे देते हैं तो बाह्यमंडल। ठीक है। अब वायुमंडल से कुछ बहुत अच्छे फैक्ट हैं, संबंधित फैक्ट हैं, उनको ध्यान रखेंगे। पहला फैक्ट है कि जो क्षोभ मंडल है इसको दो नामों से और जाना जाता है। एक अधोमंडल, अधो माने होता है नीचला, अधोमंडल, और दूसरा इसको कहा जाता है संवहन मंडल। संवहन मंडल क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि जो संवहन धाराएं हैं वो इसी मंडल की सीमा तक समाहित रहती हैं। ठीक है। और जो क्षोभ मंडल में ताप की गिरावट है उसको कहा जाता है नॉर्मल, ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा हुआ है, नॉर्मल लैप्स रेट। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये क्या है? क्षोभ मंडल में ताप ह्रास, क्षोभ मंडल में ताप ह्रास। ठीक है। पूछा जाता प्रश्न, क्षोभ मंडल में ताप ह्रास की सीमा को क्या कहा जाता है? तो बहुत ध्यान रखेंगे, नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और कभी कभी समताप मंडल में, समताप मंडल का फैक्ट है अगला, कभी कभी समताप मंडल में विशेष प्रकार के बादल बनने लगते हैं, जबकि वहाँ बादल नहीं बनने चाहिए, क्योंकि बादल बनने की प्रक्रिया किसमें है? क्षोभ मंडल में। तो हम लिखेंगे विशेष प्रकार के बादल बनते हैं, विशेष प्रकार के बादल। और इन विशेष प्रकार के बादलों को कहा जाता है भूलाभ मेघ। भूलाभ मेघ, यानी कि इंग्लिश में अगर हम बात करें भूलाभ मेघ को तो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड के नाम से जाना जाता है। कभी कभी पूछ देते हैं कि भूलाभ मेघ किस मंडल में पाए जाते हैं? तो किस मंडल में हैं? समताप मंडल में, समताप मंडल में। सम माने समान, ताप माने ताप, इसका जो निचला हिस्सा है उसका तापमान समाहित रहता है, यानी